फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में एक वर्ड लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक। पहले तो देखें थर्मोडायनामिक क्या था। कल भी मैंने आपको बताया था थर्मोडायनामिक के बारे में कि मैंने कहा था कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between different forms of energy or types, between different forms of energy या types of energy। इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म, अगर उनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को अगर हम स्टडी करें, हम उस ब्रांच को कहेंगे थर्मोडायनामिक। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जो हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हमने करना क्या, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमने हीट का रिलेशनशिप देखना है, हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक मैं इधर लाइन लिखता हूँ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक based upon law of conservation of energy। कहते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसे कह सकते हैं, उसी की बेस पे है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम या कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो जो कायनात में एनर्जी है ना, एनर्जी कभी तबाह नहीं की जा सकती, कभी हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम खुद प्रोड्यूस करवा सकते। हम एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन खत्म या खुद प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। जैसे कि मैं कहता हूँ सोलर एनर्जी है, सन से हासिल करते हैं, उसे आप सोलर प्लेटों के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फैन चल रहे हैं, सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, मतलब आपने सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया, आपने खुद न्यू एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करवा दी, ट्रांसफर किया। इसी तरह डिफरेंट आप कहते हैं कि टाइडल, पानी से विंड पावर एनर्जी, टाइडल है, पानी से एनर्जी आप प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहां से मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन क्रिएट या खत्म नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो यही ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कहते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ, मैं स्टेटमेंट इसकी लिखता हूँ। लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट क्या होगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but can be transferred from one form to other form। It is known as statement of first law of thermodynamics। एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही तबाह की जा सकती है, बट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझने से पहले ना आपको एनर्जी का कंसेप्ट होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, अच्छा इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझिए। एनर्जी खत्म नहीं होती, ये ट्रांसफर होती है। मैं कहता हूं एक मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर ना पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर पानी है। इसके अंदर पानी जो पड़ा हुआ बीकर के अंदर, इसको ना हम हीट देते हैं। तो इसको आप हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यदि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसकी क्यू हीट इंक्रीज हुई, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया।
अब इसके इर्द गिर्द जो ये सारा जो इर्द गिर्द का माहौल है, इसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग। ये हमारा क्या होगा? सिस्टम। ओके, ये सिस्टम था, ये सारा क्या? सराउंडिंग। कहते कि जो हमारे पास, मैं कहता हूं कि हमारे पास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग की जो एनर्जी है, मैं कहता हूं वो हमारे पास, इसका टेम्परेचर जो है हमारे पास ये 200 डिग्री सेल्सियस है। सिस्टम का हमने हीट दी, सिस्टम का टेम्परेचर हो गया 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, बात समझ आ रही है? हमने टेम्परेचर दिया ना, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया था। मैंने कहा जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट मूव करती है सिस्टम से सराउंडिंग में। देखो अंदर टेम्परेचर ज्यादा, हीट मूव करेगी अंदर से बाहर, टेम्परेचर ज्यादा है, हीट बाहर मूव करेगी। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास सराउंडिंग का था 200, सिस्टम का 400 था, ओवरऑल कितना बना? 600। ऐसे कहते कि अब अंदर हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, हीट इक्वल होने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए अंदर से बाहर मूव करेगी। हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। निकल मैंने आपको पढ़ाया था, वर्क और हीट। आज ट्रांसफर होगी हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग में। अब दोनों तरफ जब इक्वल हो जाएगी, इधर भी 300 इधर भी 300, मैंने कहा इक्वल होगी, इधर भी 300 होगी इधर भी 300, दोनों का दोबारा प्लस लो, 300 प्लस 300, फिर कितना आया? 600। यहां से स्टेटमेंट बनती है कि सेकंड स्टेटमेंट, एनर्जी will remain constant. लेकिन total energy remain constant of system and surrounding. the surrounding और सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी ट्रांसफर तो हुई, लेकिन देखो कोई चेंज आया? एनर्जी ओवरऑल कांस्टेंट है। ओवरऑल अगर हम यूनिवर्स की एनर्जी देखें, वो कांस्टेंट है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए ना आपको इंटरनल एनर्जी का थोड़ा पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो हमारे पास हीट है, हमारे पास जो हीट ट्रांसफर है वो दो फॉर्म में होता है। जो एनर्जी ट्रांसफर है वो दो फॉर्म में होता है, वर्क और हीट। दोनों बातें मैंने कल आपको पढ़ाई थी, हीट क्यू, डब्ल्यू, वर्क। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, ये क्या होगा? माइनस डब्ल्यू। अगर सिस्टम ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा? प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखिए। मैं क्यों कहता हूं अगर ये इवॉल्व्ड है, अगर ये रिमूव हो रही है तो क्या होगी? नेगेटिव क्यू। अगर एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव क्यू। अब मैं इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं। इंटरनल एनर्जी, देखिए ये इंटरनल एनर्जी क्या चीज है? कहते हैं कि टोटल सम ऑफ ऑल एनर्जीज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, कुल कायनात के अंदर जितना भी एनर्जीज पाई जाती हैं उनका प्लस हम कहते हैं, सबको मिला के हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। हमारे पास कितनी भी एनर्जीज है, सिंपल इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई से। इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं दो मेन एनर्जीज हैं, उनका सम ले लें, ये किनेटिक, हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी हो। सही है। अच्छा, ये किनेटिक एनर्जी क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, इनको देखिए। ये बात समझ आई? इन दोनों के प्लस को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, देखिए ये बात समझ लें, फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ, सारी समझ आ जाएगी। पहले आप ये देखें कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद मैं आपको एक पिस्टन, एक सिलेंडर लूंगा, गैस फिल करूंगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सारा कुछ समझ आ जाने वाला है आपको। ये देखिए किनेटिक एनर्जी क्या चीज है। कहते हैं किनेटिक एनर्जी ना हमारे पास 3 फॉर्म्स के अंदर होती है। 3 फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी।
ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। किनेटिक एनर्जी की तीन फॉर्म्स हैं। देखिए, ट्रांसलेशनल मीन कोई मॉलिक्यूल्स हैं सीधे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये मूव करते रहेंगे रैंडमली, स्ट्रेट मूव करते हैं, ये ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। रोटेशनल क्या होगी, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये अपने ही सेंटर के गिर्द ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। वाइब्रेशनल क्या होगी, मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन हो रही है इनकी, तो ये वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये किनेटिक एनर्जी की थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स या अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, देखिए एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल मिलते कैसे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, यानी कि कोई ना कोई बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड बनते हैं तो एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनते हैं। जब ये बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं हमारे पास, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स या मॉलिक्यूल्स। कहते अट्रैक्टिव फोर्सेस ना दो टाइप्स की, एक हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते इंटर जो होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है, ये इन द मॉलिक्यूल होती है, इन टू द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंट्रा होती हैं बिटवीन द एटम्स के अंदर, बिटवीन द एटम्स इन मॉलिक्यूल, बिटवीन द एटम्स, ये इंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंट्रा कौन कौन सी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, ये फोर्स है ना एक, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं कहता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है, वैन डर वाल्स फोर्स, डाइपोल फोर्सेस। ये हम ना 4th चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ये सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इन फोर्सेस की। कहते हैं ये पोटेंशियल जो एनर्जी है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सारी, इंटर कौन सी, इंट्रा कौन सी, सारी मैंने आपको बता दी। अब कहते हैं इन सब एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज का जो सम है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी। ये बात क्लियर हुई, अब मेरी बात सुनो। अब मैं ना आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा समझाता हूँ। तो एक आप सिलेंडर लो, एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं थोड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ना मैं इसको समझाने के लिए एक सिलेंडर लेता हूं। एक सिलेंडर लो, इसके अंदर ना आपने गैस फिल की हुई है, इसके अंदर आपने गैस फिल की हुई, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ऊपर से आपने लगा दिया पिस्टन, आपने ऊपर से पिस्टन लगा दिया एक। अब जब इस गैस को आप टेम्परेचर दोगे, जब आप टेम्परेचर देते हो, जब आप नीचे से हीट दोगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा था कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में आपने पढ़ा था। जब टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, दो तरह की कोलिजन होती है, आपस में कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब इस कंटेनर से मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, कोलिजन फास्ट होगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बातें सारी पड़ी हुई हैं। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब प्रेशर एक्सर्ट होगा, मैंने कहा था कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो वर्क होता है वर्क ड्यू टू प्रेशर होता है। जब प्रेशर लगेगा तो हम कहेंगे ये यहाँ पे वर्क हो रहा है।
जब प्रेशर यहां से लगेगा, गैस से नीचे से प्रेशर लगेगा, तो जो पिस्टन था, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा थोड़ा सा। न्यू मैं डायग्राम बनाता हूं इसी सिलेंडर की। जैसे पिस्टन ना आप यहां पे आ चुका है, नीचे से प्रेशर लगा, पिस्टन ने ऊपर मूव किया, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। पहले गैस का वॉल्यूम था V, पहले हमारे पास गैस का वॉल्यूम V1 था, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां से यहां तक V2 हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर लगा, प्रेशर की वजह से वर्क हुआ, वर्क ऑन दी पिस्टन, पिस्टन पे वर्क हुआ। वर्क हुआ कैसे? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने खुद वर्क किया, तो पिस्टन ऊपर मूव किया, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब कहते हैं जो वर्क इधर हुआ ना, इधर गैस की एक्सपेंशन हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? गैस की क्या हो रही है? एक्सपेंशन। गैस का यहां से यहां तक वॉल्यूम था, अब क्या हो गया? एक्सपेंड हो चुका है, एक्सपेंशन हुई, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन वर्क। वर्क की ना चार टाइप्स। अब यहां से हम एक इक्वेशन निकालते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। हमने हीट दी नीचे से और वर्क हुआ, हीट जो दी और जो वर्क हुआ दोनों का प्लस हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बराबर है। सही है, इसको हम E नहीं लिखते, हम डेल E लिखते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इंटरनल एनर्जी कभी फिक्स नहीं होती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। हम डेल ई लिखते हैं, अभी हम सिर्फ ई नहीं लिखेंगे, डेल का मतलब चेंज होता है। सही है, तो मैंने डेल इधर लिखा, डेल ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने हीट दी, पहले इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी? E1 थी। देखो सिस्टम की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी तो होगी ना, E1 थी। अब जब हमने हीट किया, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, वर्क हुआ, तो दूसरी एनर्जी क्या होगी? E2। डेल ई क्या होगी? डेल ई विल बी इक्वल टू E2 माइनस E। हाथ में आई आपको? अब मेरी बात सुनो, ये मैंने वर्क लिखा है ना, वर्क कहते ये हमारे पास है एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क, वर्क की कहते हैं चार टाइप्स है, इसकी चार टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क की चार टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? पहली है हमारे पास मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। सेकंड में क्या तो मेरे पास ये एक्सपेंशन वर्क है, एक्सपेंशन वर्क। थर्ड में क्या तो मेरे पास ग्रेविटेशनल वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल वर्क। देखिए इन सब के ना फार्मूलाज हैं, हर एक जो वर्क की मैंने चार टाइप्स बताए, सबका डिफरेंट फार्मूला है। मैं कहता हूं जो मैकेनिकल वर्क है इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, W इज इक्वल टू FD, पढ़ा हुआ ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल वर्क के बराबर है। जो एक्सपेंशन वर्क है ये मैंने अभी आपको बताया, W इज इक्वल टू, इसको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, P डेल V। P डेल V प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये होता है एक्सपेंशन वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क कौन सा होता है? ये हमारे पास होता है W इज इक्वल टू, ये भी मैंने आपको बताया, mgh। गुड। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू फिजिक्स में आप पढ़ते हैं QV, W इज इक्वल टू QV। ये लेकिन हमारा इधर काम, हमारा काम किससे है? हमने किसको देखना है? एक्सपेंशन वर्क। क्योंकि हमने टेम्परेचर दिया, गैस का वॉल्यूम बढ़ा, गैस एक्सपेंड हुई, वर्क कौन सा होगा? एक्सपेंशन वर्क। इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क को कंसीडर करते हैं। देखिए हम इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें, Q इज इक्वल टू W, हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब वी नो दैट एक्सपेंशन जो वर्क है W इज इक्वल टू P डेल V, यही है। अब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या निकलेगा? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल V। अब यहां पे एक पॉइंट है, मैंने प्लस लिखा है, इधर नेगेटिव भी हो सकता है, बेसिकली हम इधर इस तरह लिखते हैं प्लस माइनस, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्यों? देखिए अगर मैं लिखता हूं प्लस डेल E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल V होगा। अगर मैं माइनस लिखता हूं डेल E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V,
दो इक्वेशन बनेगी। अब इसका क्या मतलब है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखो इधर वर्क पॉजिटिव है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका क्या मतलब है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बातें समझ आ रही हैं आपको। मेन हमारे पास हम अगर वर्क डन बाय द सिस्टम लें, क्योंकि देखिए यहां पे जो हमने टेम्परेचर लगाया, अब सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, अब सिस्टम ने वर्क किया तो पिस्टन ऊपर गया, यहां वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। हम ये वाली क्वेश्चन लेंगे, ये वाली बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि इधर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, हमने हीट दी और टेम्परेचर बढ़ा, इस वजह से एक्सपेंशन हुई, सिस्टम ने खुद वर्क किया और पिस्टन ऊपर चला गया, वर्क डन बाय द सिस्टम था। अब इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है। अब वो कहते हैं हम कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं कि वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं, यहां पे कंडीशन लग रही है, कहते हैं कि जो पिस्टन था, पिस्टन को हमने ना ऐसे फिक्स कर दिया, अब जितना आप टेम्परेचर लगाओ ना, जितना टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर लगेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन को ना हमने फिक्स कर दिया, टाइट कर दिया ऊपर से, वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हो रहा, हीट। अब क्या होगा, देखो अब इस इक्वेशन को ना मॉडिफाई करते हैं। मैं कहता हूं ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इधर मैं कंडीशन लगाता हूं, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अच्छा, मैं कहता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब अगर इधर वॉल्यूम हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब था, इधर भी 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा, कोई चेंज नहीं आया। अगर हमारे पास हम डेल वी देखें, डेल वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है, डेल वी इज इक्वल टू पहले भी 10 था अभी 10 है, तो कितना निकलेगा, डेल वी इज इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो डेल वी 0 आएगा। अब इस डेल वी 0 को इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, तो क्या निकलेगा, डेल E इज इक्वल टू Q माइनस P इंटू 0, P इंटू 0 क्या आएगा, 0, डेल E इज इक्वल टू Q। अब ये सिर्फ Q नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे QV, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ले रहे हैं, इक्वेशन एक अलग बन जाएगी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, अगर हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो हम जितना भी हीट लगाएंगे, जितना हीट अब्जॉर्ब होगी, वो हमारी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि वर्क तो 0 हो गया, वर्क तो लग नहीं रहा ना, वर्क तो तब लगेगा जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन होगी, हम कहेंगे एक्सपेंशन वर्क है। अब पिस्टन फिक्स है, एक्सपेंशन नहीं हो रही, कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, वर्क विल बी 0, वर्क 0 होगा, देन जितना भी हम हीट देंगे, जो हीट अब्जॉर्ब होगी, वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वो सारी की सारी हीट का मतलब है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद टॉपिक है एंथैल्पी का, वो हम कल पढ़ेंगे, इसको आप देख लीजिए।